गुड इवनिंग बच्चों। मोनू, रिया, पूर्णिम, रजत, भूमि, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कर दीजिए। कुमकुम, अंशु, रिया, सभी को गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हाँ तनिष्क भाई, कल मेरी क्लास नहीं है। क्यों नहीं है ये तुम्हें पता ही है। चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको दिया था कि एक सेक्टर था, एक सेक्टर से आपने इतना पोर्शन कट कर दिया, ये बचा हुआ पोर्शन है, इसका आपको जो है क्या करना है, ये निकालना है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द गिवन रेफरेंस एक्सिस। तो कर सकते हो ना सभी बच्चे? बस इसमें फॉर्मूला जो डिराइव कराया था वो याद रखना। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला डिराइव कराया था वो याद रखना। क्या क्या करोगे, एक तो अपना पूरा सेक्टर होगा और दूसरा अपना क्या होगा, ये पूरे सेक्टर ओरिजिनल बॉडी होगी, और दूसरा अपना कट बॉडी होगी। कट बॉडी अपना क्या है, एक ट्रायंगल है। कट बॉडी अपना एक क्या है, ट्रायंगल है, देखो है ना। तो हमें इसका इससे माइनस कर देना है। एरिया वाइज भी आप बता सकते हो। पहले देख लो कि इसका जो कट बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें। ये है तुम्हारा। अब इसी में जो तुम्हारी कट बॉडी थी वो क्या थी, कट बॉडी ये है। ये तुम्हारी कट बॉडी होगी, है ना। तो ये कट बॉडी है, ये ओरिजिनल बॉडी है, और ये तुम्हारी रेसिडुअल बॉडी है बची हुई। बोलो, चलो मैच कर लेना। अभी पोजीशन वेक्टर रखना पड़ेगा बिल्कुल, इसमें तुम्हें पोजीशन वेक्टर रखना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि 2 डायमेंशन में है ना। तो जैसे इसका इसका ध्यान से देखो, इसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट सेक्टर का फॉर्मूला याद करो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, कहीं यहां पर, कहीं यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा भाई। और वो कितनी डिस्टेंस पे होगा ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो, है ना। ये डिस्टेंस r, a1 r1 माइनस a2 r2 करते हो, तो जैसे इसको आप r1 ले रहे हो तो r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 45 डिग्री होगा। तो r1 क्या लिखोगे, r1 जो होगा वो हो जाएगा अपने पास कितना, 3r/4। याद है सभी बच्चों को सेक्टर का फॉर्मूला? कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 3r/4 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा, याद है सभी को। तो 3r/4, तो ये आ जाएगा 3r/4 साइन थीटा बाई 2, मतलब थीटा यहां पर ये है π/4, तो थीटा बाई 2 है, नहीं थीटा पाई है, सॉरी। थीटा तो टोटल एंगल सबटेंड होता है ना, तो थीटा अपना π/2 है, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। थीटा यहां पर है ये पूरा, थीटा यहां पर π/2 है, टोटल एंगल सबटेंड होता है फॉर्मूले में, तो थीटा बाई 2 π/4 हो जाएगा।
अपॉन में π/4, तो R1 अपने पास आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/√2, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3R अपॉन √2 पाई। देखो जरा, 3R अपॉन √2 पाई, 3R अपॉन √2 पाई, ये क्लियर है बच्चों? 3R अपॉन √2 पाई। अच्छा, 4R अपॉन 3 था, 4R अपॉन 3 था। एक काम करते हैं, दूसरे में ही कर लेते हैं, यहाँ जगह भी नहीं है। ठीक है, देखो तो इसका अपना R1 हो जाएगा 4R अपॉन 3 साइन थीटा, अपना π/2 है, तो ये π/4 अपॉन π/4, R1 हो जाएगा 4R अपॉन 3 π/4, तो ये 4 अपॉन पाई, और साइन π/4 1/√2। चेक करो, तो R1 आ रहा है, ये 4R अपॉन 3 था या 3R अपॉन 4 पाई, कंफर्म करो। 4R अपॉन 3 था ना, 4R अपॉन 3 था, π/2 होगा, θ/2 था ना, तो π/4 हो जाएगा, यहां π/2 होगा। ठीक है, यहां π/2 होगा, साइन θ/2 अपॉन थीटा होता है, तो ये 1/√2। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आप कर लो खुद से, ये हो जाएगा 8R अपॉन 3 पाई और इंटू 1/√2। बोलो भाई, ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसका x, y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो ना। R1 पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये तो R1 वैल्यू आ गई, R1 का पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, तो R1 वेक्टर जो होगा वो होगा 8R अपॉन 3 पाई √2 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस साइन 45 डिग्री आई जे कैप। दिख गया सभी को? यहां से 1/√2 निकलेगा, 1/√2 इस √2 से मल्टीप्लाई होके 2 होगा और ये 4 होगा, तो 4R अपॉन 3 पाई आई कैप प्लस जे कैप। ये ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो 4R अपॉन 3 पाई आई कैप प्लस जे कैप। बच्चों कंफर्म करो, ये क्लियर है सभी को? अब यहां पे आ जाओ, राइट एंगल का भी बता रखा था आपको, ये भी R है और ये भी R है, तो क्या बताया है, h/3 b/3, h/3 b/3। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो कि ये रेफरेंस एक्सिस है, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा कट बॉडी का वो भी आप निकाल सकते हो, यहां पर कहीं पे होगा, और वो आप R2 बोल रहे हो, R2 अपने पास होगा R/3 R/3, ये सभी को याद है। तो यहां से R2 आप बता सकते हो, R2 वेक्टर वो होगा R/3 आई कैप प्लस R/3 जे कैप। ये क्लियर है बच्चों? वेक्टर इसलिए लिखा है, वेक्टर इसको x और y मान के लिखा है ना, ये 45 डिग्री है, तो पोलर फॉर्म लिख दिया, R1 cos 45। x की वैल्यू कितनी होगी, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये नहीं आ रहा है, ये देखो, अरे कंपोनेंट ले लो R1 का, R1 का कंपोनेंट होगा R1 cos 45, वही x कोऑर्डिनेट होगा, और R1 sin 45 उसका j कंपोनेंट होगा। ये आपने लिख लिया,
ये भी लिख लिया। अब बस A1 और A2 भी निकाल लो। सेक्टर का एरिया, मेहनत काफी है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा अपना था पाई बाई 2, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर पाई बाई 4 सेक्टर का एरिया। इसका एरिया A2 भी निकाल लो, इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर है बच्चों? तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 आप पूरे सर्कल का 1/4 भी कर सकते, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आर स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आ जाएगा अपना इसका एरिया। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं रेसिडुअल के लिए फॉर्मूला लगाना। तो आर रेसिडुअल, तो ये वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि 2 डायमेंशनल था। A1 R1 माइनस A2 R2, बस आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना है। ये अब आप कर सकते हैं, मैं छोड़ रहा हूं यहां से। A1 अपने पास है पाई आर स्क्वायर बाई 4 और R1 आपके पास है 4R अपॉन 3 पाई, 4R अपॉन 3 पाई आई कैप प्लस जे कैप। ये हो जाएगा A1 R1 माइनस A2 है आर स्क्वायर बाई 2 और R2 है R बाई 3 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको रेसिडुअल मिल जाएगा, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे अब। रेसिडुअल बॉडी का मतलब कल बताया था भाई, आप कहां थे। रेसिडुअल बॉडी का मतलब कि किसी बॉडी से कुछ कट कर दिया तो बची हुई बॉडी। रेसिडुअल का मतलब है भाई, हिंदी में लिख दूं क्या, बची हुई बॉडी। अब कैसे बताऊं, ठीक है। रेसिडुअल का मतलब कल बता चुका हूं, उसी का तरीका बताया। आई थिंक सभी बच्चे कर लेंगे। आंसर कंफर्म करिए, आप लोग अपना कर लीजिए, क्या आ रहा है देख लीजिए। फर्स्ट 2 डायग्राम का सॉल्यूशन फिर से बताना भाई। फॉर्मूला यूज किया है सेक्टर का, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। 4R अपॉन 3 पाई साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा, है ना। सेक्टर का फॉर्मूला यूज किया है जो डिराइव कराया था, ठीक है, जिसमें थीटा यहां पर टोटल एंगल सबस्टेंट है, थीटा यहां पाई बाई 2 लिया गया है। इसको यहां पुट करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका भी बता चुका हूं, राइट एंगल का कल ही बताया था, h/3 b/3 उसको यूज किया गया है। और यहां से ये ओरिजिन है 0,0, यहां से इसको पोजीशन वेक्टर लिख दिया है। पोजीशन वेक्टर लिखना तो आता ही है सभी को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था, इसको भी किया होगा आपने। हालांकि मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए इस पे स्ट्रेस दिया था कि मास ऑफ रेसिडुअल बॉडी दिया है, ठीक है। मास ऑफ, अरे ये चैप्टर अभी शुरू ही कहां हुआ जो कब खत्म हो जाएगा। तो रेसिडुअल बॉडी का मास दिया है, आपको मास से क्या लेना देना है, ठीक है। मास से आपको क्या लेना देना है, मास से आपके फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको उसको वॉल्यूम और एरिया में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये तो सभी बच्चे कर सकते थे। क्या लिखेंगे, आर ओरिजिनल, आर ओरिजिनल जो होगा वो होगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, सब 0 होगा। यहीं पर तो है ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, यहीं पर होगा 0,0 और इसका r/2 पर है। तो ये मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। और इसमें वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो चुका होगा इसका। तो मैं बस एक COM लिख देता हूं, इसका क्या हो जाएगा, YCM तो होगा नहीं, क्योंकि जितना वॉल्यूम आपने ऊपर से गायब किया है उतना नीचे से गायब किया है। तो क्या लिखेंगे, V1 R1 माइनस V2 R2, यही बताया था, अपॉन में V1 माइनस V2। वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। V1 ओरिजिनल बॉडी का वॉल्यूम है, R1 उसका, R1 यहां पर 0 है ना। पोजीशन वेक्टर V1 R1 अगर लिख रहे हैं V2 R2 अपॉन V1, तो R1 वेक्टर यहां पे नल वेक्टर है, ठीक है।
क्योंकि ये 0,0 पर ही था पूरे स्फेयर का सेंटर ऑफ मास। दूसरे का R2 कितना हो जाएगा, तो R2 आपको दिख ही रहा है कितना है, R/2 आई कैप, अगर आप वेक्टर लिखना ही चाहें। और V1 क्या होगा, V1 अपने पास हो जाएगा 4/3 पाई R3। V2 हो जाएगा 4/3 पाई R/2 का होल क्यूब, तो V2 हो जाएगा 4/3 पाई R3 1/8। बस इसको यहां पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास एक COM आने वाला है, वो होगा -4/3 पाई R3 इंटू 1/8, V2 बचेगा, और R2 हो जाएगा R/2 अपॉन में V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 अपने पास हो जाएगा, V1 है 4/3 पाई R3, कॉमन ले लोगे 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/8, देख लो यही आएगा। तो यहां से 4/3 पाई R3 कैंसिल होता है, ये ऊपर आएगा -R/16, और इधर आ जाएगा अपने पास 7/8। तो एक COM अपने पास आ जाएगा माइनस, मतलब ये अगर वेक्टर लिखो तो आई कैप चलता रहेगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना आ जाएगा अपने पास R/14, 8 ऊपर जाएगा और 2 से कैंसिल होगा, तो R/14 कंफर्म करिए आंसर। बहुत बढ़िया भाई पूर्णिम, बहुत बढ़िया, यही आंसर है। कुछ बच्चे R/6 बोल रहे थे। अरे मैंने माना नहीं है यार, क्वेश्चन में गिवन है, देखो इधर सॉलिड स्फेयर है तो एरिया क्यों लेंगे, वॉल्यूम लेंगे ना, 3 डायमेंशनल है, ये सॉलिड स्फेयर गिवन है, मैं अपनी मर्जी से थोड़े मानूंगा। क्वेश्चन में गिवन है डिस्क, अगर क्वेश्चन में डिस्क गिवन होता तो हम जो है डिस्क लेते, अगर क्वेश्चन में सॉलिड स्फेयर गिवन है तो हम ये लेते। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर अलग आ रहा है, क्यों, -2R/7 क्यों आ रहा है आपका आंसर, चेक करो, -2R/7 क्यों आ रहा है आपका आंसर। सभी बच्चों का यही है भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा आपने, देख लीजिए, -2R/7 नहीं आएगा, -R/14 आएगा। आगे बढ़े, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मान लो एक सॉलिड स्फेयर है, मतलब है हॉलो हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसमें से आप क्या कर रहे हो, एक कोन कट कर ले रहे हो, इसमें से आप क्या कर रहे हो, एक कोन कट कर दे रहे हो ऑफ R/2 रेडियस का, इसमें से आप R/2 रेडियस का एक कोन कट कर ले रहे हो। कर लोगे, तो आपने इसमें से क्या किया है, ये पूरा शेडेड है, जो शेडेड बना रहा हूं मतलब समझ लो सॉलिड पार्ट है ना, बाकी जो कोन वाला शेप है उतना आपने यहां से कट कर लिया है। तो एक आपने यहां से कोन कट कर लिया है एक हॉलो हेमिस्फेयर से R/2 रेडियस का, ये रेडियस आपको दिया जा रहा है R/2 और इसका रेडियस आपको दिया जा रहा है R, ठीक है। तो ये रेडियस है R और इस कोन का रेडियस है R/2। तो सेंटर ऑफ मास बताना है रेसिडुअल बॉडी का, फाइंड COM, 2 COM
of remaining या residual body if a cone of radius r by 2 is cut from a solid hemisphere. कर लेंगे बच्चों, जल्दी बताइए, क्या सभी बच्चे कर लेंगे? नहीं भाई, कल क्लास नहीं रहेगी, जल्दी बताइए। तो सभी बच्चों को तो पता है कि ये लाई कहां करेगा, ये लाई करेगा अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही होगी भाई, मतलब वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा अपना सेंटर ऑफ मास रेसिडुअल का। ठीक है, तो पहले एक ये बना कैसे होगा, एक सॉलिड हेमिस्फेयर, इसमें आप क्या करोगे, एक अब फॉर्मूला जिसको नहीं पता होगा ये क्वेश्चन फोकट में उसका गलत हो जाएगा या कर नहीं पाएगा। इसीलिए फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड डिराइव कराए हैं वो रटे होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर ये पूरा सॉलिड का करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे एक कोन का, है ना, इसमें ये कोन का माइनस कर दोगे, यही तो करोगे भाई। इसमें ये जो कोन है इसका माइनस कर दोगे, ये भी कभी पूरा सॉलिड रहा होगा तो कोन का आप माइनस कर दोगे। इसका सेंटर ऑफ मास सभी बच्चों को पता है कहां पर है, इसका सेंटर ऑफ मास, आपको मास निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वॉल्यूम के टर्म्स में मैंने इसीलिए दे रखा है, याद करो इसको, कमेंट करके बताओ कहां होगा सीओएम ऑफ हेमिस्फेयर। सीओएम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 3r/8, भूल गए, 3r/8 ये होगा सीओएम इसका। और इसका सीओएम सॉलिड कोन का बताया था, ये होता है r/4, r/4, लेकिन यहां तुम्हें ध्यान रखना है कि ये r/2 है, तो यहां हो जाएगा r/2 का 4, 1/4, दैट इज r/8। इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा r/8। कर लोगे सभी लोग? तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, r रेसिडुअल, वो हो जाएगा v1, इसका v1 और ये v2, तो v1 हो जाएगा अपने पास 2/3 पाई r3, v1 r1 हो जाएगा 3r/8, जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, माइनस इसका हो जाएगा 1/3 पाई r3, 1/3 पाई r²h, r²h, h कितना है, इसका h कितना होगा, h किसके बराबर होगा, r के, है ना, इंटू r/8 अपॉन में एरिया, वॉल्यूम से माइनस कर दो, 2/3 पाई r³ माइनस π/3 r/2² इंटू r, जो भी आएगा देख लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना है, कितना आ रहा है बता दीजिए, किसी को कंफर्म है तो, कोई बच्चा अगर कंफर्म है अपने आंसर से तो बता दीजिए, बाकी बच्चे मैच कर लेंगे। h/4 होता है ना, हाँ तो वही तो किया है, अच्छा h/4 होता है, हाँ ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो, h/4 होता है, मैंने r/2 क्यों कर दिया, r से मतलब नहीं है, h/4 होता है, सही कह रहे हो, तो h/4 मतलब r/4 होगा, h की वैल्यू r है तो r/4 होगा ना, रेडियस को देखने की जरूरत नहीं थी, यहां बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये r/4 हो जाएगा, ये r/4 हो जाएगा, बाकी वही रहेगा सब, ठीक है, r/4 हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है, r/4 होगा।
आंसर बोल दो फिर जल्दी से, जिसने किया है आगे बढ़े। जल्दी से आंसर बोल दो जिसने किया है। किसी ने कैलकुलेशन किया है तो आंसर बोल दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे कैलकुलेशन। (33r/56) चेक कर लीजिएगा भाई। 33r/56 एक बच्चा बता रहा है, चेक कर लीजिएगा। 33r/56। आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि जिसका आप एरिया ना निकाल पाओ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे। मान लीजिए आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है। ऐसा कोई रेक्टेंगुलर लैमिना था, आपने इसमें से एक, ये बी है और ये मान लीजिए एच है, ठीक है। आपने इसमें से एक सेमी सर्कुलर आर्क कट कर लिया। आपने इसमें से क्या किया, एक सेमी सर्कुलर आर्क कट कर लिया, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक आपने इसमें से क्या किया, सेमी सर्कुलर आर्क कट कर लिया। को सेमी सर्कुलर ही मानिएगा। चलो अब ठीक है, तो सेमी सर्कुलर आर्क कट कर लिया, ठीक है। मतलब बचा हुआ पार्ट अब आपके पास केवल ये रहा, ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्क आपने कट कर लिया। आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। रेफरेंस एक्सिस आप कोई भी ले सकते हो, रेफरेंस एक्सिस आप कोई भी ले सकते हो। इसी को रेफरेंस एक्सिस ले लीजिए, इसी को रेफरेंस एक्सिस ले लीजिए, ठीक है। तो इसका रेसिडुअल बॉडी क्या होगा, जल्दी बताइए। तो बच्चों ये तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी हो जाएगी, जो कि एक लैमिना है। इसका सेंटर ऑफ मास आप आसानी से बता सकते हो इस गिवन रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, है ना। यहां पर जो गिवन रेफरेंस एक्सिस है यही तो है अपनी, नहीं यहां से लिया गया है। रेफरेंस एक्सिस आपकी ये है, तो ये 0,0 है। तो इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास होगा b/2,0 इस गिवन रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, b/2,0। क्या पूछ रहे हैं भाई, सॉरी आप, सर मैं 10th में हूं, क्या मैं लेट हूं, क्या क्या मतलब समझ नहीं पाया। आप 10th में हैं और अभी 11th की चीजें पढ़ रहे हैं, तो आप लेट कैसे हैं, आप तो बहुत आगे हैं। तो यहां पे अपने पास ये b/2 है, ठीक है। ये अपने पास COM ऑफ ओरिजिनल बॉडी है। अब आप जरा देखो जो कट बॉडी है वो सेमी सर्कल निकला है, मानते हो, ये रेसिडुअल है। तुम्हारी जो कट बॉडी थी वो क्या थी, जो तुम्हारी कट बॉडी होगी ये थी ना भाई तुम्हारी कट बॉडी, एक ऐसा एक सेमी सर्कुलर लैमिना।
सेमी सर्कुलर लैमिना, बी नहीं होगा भाई, मैंने यहीं से लिया, रेफरेंस एक्सिस यहीं से लिया है, तो ये बी है तो इसके मिड पॉइंट पे होगा ना, इसके मिड पॉइंट पे होगा, ये सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, ये 0,0, इसको एक्स एक्सिस ले लिया है, तो ये अपने पास जो होगा ये अपनी कट बॉडी है, ठीक है। तो कट बॉडी अपने पास ये है सेमी सर्कुलर लैमिना, तो सेमी सर्कुलर लैमिना अपना कट बॉडी है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या बोलोगे, इसका रेडियस कितना होगा, ये देखो पूरा है h, तो इसका रेडियस हो जाएगा h/2, इसका रेडियस हो जाएगा r के जगह पे आप बोलोगे h/2, बोलो भाई r के जगह पे बोलोगे h/2, और यहां पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यहां पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, जल्दी बताइए। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल डिस्क वाला यूज करेंगे, है ना, डिस्क वाला, बिल्कुल। तो डिस्क का कितना होगा 4r/3π, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा ये 4r/3π COM, इसका जो होगा वो कितना होगा 4r, r के जगह पे होगा h/2, 4r/3π, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा, बस आप ओरिजिनल से इसको माइनस कर दीजिए, लैमिना है ये लैमिना है, 2 डायमेंशनल है, और हमें इसका COM फाइंड करना है ना, इस बॉडी का COM फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा इसका COM, ऑब्वियसली ये x COM आएगा, y में सिमेट्री है, x में आएगा, है ना, x में आपका जो है COM आएगा, y में सिमेट्री है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक COM भी बता दे रहा हूं, वो हो जाएगा एरिया, इसका हो जाएगा A1 B इंटू एच, ये एरिया होगा A1 R1, R1 हो जाएगा B/2 A1 R1, ठीक है। और इसका देखो क्या होगा, अब एक बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने रेफरेंस एक्सिस ये लिया है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन आ जाएगा ये आपको, ये यहां से है इसके सेंटर से, लेकिन आपकी जो रेफरेंस एक्सिस है वो यहां से है, तो ये बात सभी बच्चे समझ रहे हैं कि रेफरेंस एक्सिस यहां से है, ये है 0,0, तो ये जो डिस्टेंस होगा आपको यहां से लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आपको यहां से लेना पड़ेगा। हाँ COM बाहर आएगा, तो 4r/3π इसके सेंटर से है, मतलब यहां से है, 4r/3π इधर से है, आपको ओरिजिन यहां माना है आपने, तो आपको B से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन होता है जब मैं HB में कोई रिलेशन देता और तो अच्छे से कैलकुलेट हो जाता। तो ये R2 होगा, तो जो R2 होगा वो हो जाएगा अपने पास B माइनस 2h/3π, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो B माइनस 2h/4π, तो A1 R1 माइनस A2 क्या होगा पाई, इसका जो रेडियस है वो अपना कितना है B, तो पाई B² सेमी है तो हाफ, ठीक है, तो पाई B²/2, A2 R2 होगा B माइनस 2h/3π अपॉन में BH इंटू BH माइनस पाई B²/2, A1 R1 माइनस A2 R2 अपॉन A1 माइनस A2। ये क्लियर है बच्चों, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना सेंटर ऑफ मास। B के जगह पे h/2 होगा, B के जगह पे h/2 होगा, कहां पे कह रहे हो B के जगह पे h/2 होगा, नहीं भाई ये रेडियस B है, हाइट h/2 है, नहीं समझ रहे हो, इसका रेडियस जो है, ये जो रेडियस बनेगा, ये देखो आपने ये कट किया था, ये रेडियस इसका रेडियस B/2 ही तो बचेगा, B ही तो बनेगा, रेडियस इसका B ही तो बनेगा भाई।
रेडियस इसका बी बनेगा, तो इस रेडियस में से इस सेंटर ऑफ मास को माइनस करोगे तो R2 कोऑर्डिनेट मिलेगा। A2 कैसे निकाला? A2 कुछ नहीं किया है, A2 इज बेसिकली एरिया ऑफ सेमी सर्कल। A2 जो है एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क है। अच्छा अच्छा ठीक है, गड़बड़ हो गया है मामला। अगर मैं इसे डिस्क ले रहा हूं तो मुझे इसको और इसको भी सेम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है? इसको स्क्वायर लेना पड़ेगा भाई। फिर आप लोग भी नहीं बता रहे हो, ये स्क्वायर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस बनेगा। गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन। ये बी और बी होगा तब जाके होगा, एच नहीं होगा, बी होगा। तो एच के जगह पे बी कर दीजिएगा। तो अब दोनों तरफ से आपको रेडियस जो है, क्वेश्चन गलत बना दिया है मैंने लगता है। यहां से कट करूंगा तो रेडियस अपने पास बी आएगा, और ये 2b करो। क्वेश्चन का डायमेंशन गलत दिया है मैंने, ये b होगा तो ये 2b होगा। अब ठीक है, h के जगह पे 2b करो, h के जगह पे 2b करो तो अब आपको आंसर मिलने लगेगा। h के जगह पे 2b होगा भाई, तभी यहां से आर बी आएगा और यहां से भी आर बी आएगा। तो h के जगह पे 2b होगा, h के जगह पे यहां पे 2b होगा। R इज योर B, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, H के जगह पे भी, ये भी गलत हुआ है। फिर ये लिखा जाएगा कितना, 4R। तो 4R मतलब 4B अपॉन 3 पाई। तो ये B से माइनस करोगे तो B माइनस 4B अपॉन 3 पाई। शायद समझ गए होंगे सभी बच्चे। हाँ ठीक है, तो अब शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब तो इजिली सॉल्व भी हो जाएगा, एक ही है तो कर लीजिए। b माइनस 4b अपॉन 3 पाई, ये R2 होगा। R1 अपने पास जो एरिया होगा, ये भी थोड़ा गड़बड़ है, एरिया होगा अपना 2b इंटू बी, ठीक है। और रेडियस हो जाए, इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा b/2। ये एरिया हो गया A1, ये हो गया R1, ये हो गया A2, ये हो गया R2, ठीक है। और यहां पे चेंज कर लो, 2b² माइनस पाई b²/2। अब तो ठीक है भाई, देख लो। अब तो ठीक है भाई, देख लो। अब तो ठीक है, जल्दी बताइए। वहां गड़बड़ हो रहा था ना, सर्कुलर अगर कट करोगे तो ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ये भी बी होगा। तो ये 2b देना चाहिए था मुझे डायमेंशन, मैंने गलती से h दे दिया था क्वेश्चन बनाते वक्त। तो ये अब ठीक है बच्चों, देख लो जल्दी। ये सभी को क्लियर है? अब जल्दी बताइए, आगे बढ़े। अच्छा, यहां पे b की पावर क्या कह रहे हो, πb²/2। इसका b क्या हो जाएगा? सही तो था भाई, 2b², लेंथ इंटू विड्थ, सही तो था ये। क्लियर है सभी को? अब H और B में रिलेशन नहीं, वो ठीक है, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे, काफी करा दिया प्रैक्टिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे, सेंटर ऑफ मास के। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इससे आपको एक्चुअल चीज ये भी रियलाइज हो जाएगी।
भाई बार बार ये लड़का क्या फिर समझा दीजिए, कुछ भी बकवास करता रहता है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक ही चीज को मैं बार बार 1 घंटे 1.5 घंटे एक ही चीज पढ़ाऊं क्या भाई? आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप घर में एक बार फिर देखिएगा, जरूर आएगा। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो बेसिकली क्या है कि आपने लिखा था जैसे RCOM, मान लो मैं 2 पॉइंट मास सिस्टम की पहले बात करूं तो RCOM आप क्या लिखते थे, M1R1 प्लस M2R2, ऐसे डॉट डॉट आप चलता जाएगा, ठीक है, कितना भी हो सकता है। MNRN अगर nth के लिए लिखेंगे आप तो M1 प्लस M2 डॉट डॉट MN, ये लिखते थे आप। अगर मान लो इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, अगर आप टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर आप टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d/dt ऑफ RCOM ये आएगा। M1 तो कांस्टेंट है, इसको आप d/dt ऑफ R1 लिख सकते हैं, और प्लस M2 d/dt ऑफ R2 डॉट डॉट MN d/dt ऑफ RN अपॉन में टोटल मास। तो आप बच्चों ये बताओ कि इंडिविजुअल पार्टिकल, ये सेंटर ऑफ मास कितने पार्टिकल का है, n पार्टिकल का, ये सेंटर ऑफ मास हमारा n पार्टिकल का है, तो सभी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की अपनी वेलोसिटी होगी, तो सेंटर ऑफ मास की भी कुछ वेलोसिटी होगी, वो आपको यहां से मिलेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वी कॉल इट VCOM। और इंडिविजुअल्स का आप क्या लिख सकते हो, M1V1 प्लस M2V2 डॉट डॉट MNVN, ऐसे लिख सकते हो, अपॉन में M1 प्लस M2 डॉट डॉट MN। बोलो, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। अब अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, इस एक्सप्रेशन को, इसको भी अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो d/dt ऑफ VCOM, तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से, M1 d/dt ऑफ V1 प्लस M2 MN d/dt ऑफ VN अपॉन में M1 प्लस M2 MN, ये मिलेगा। और इसको आप और क्या बोल सकते हो, क्या दे रहा है ये आपको, ACOM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रहा है ना, M1A1 प्लस M2A2 डॉट डॉट MNAN अपॉन में टोटल मास। मतलब आप n पार्टिकल सिस्टम का, ध्यान दीजिएगा, आप n पार्टिकल सिस्टम का, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया। बॉडी के अंदर कोई ऐसा सेंटर ऑफ मास नाम की चीज नहीं होती, हमने उसको खुद जो है इमेजिनरी एक पॉइंट मान के इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका रियलाइजेशन तुम्हें यहां से बहुत अच्छा होगा। यहां से आगे बढ़ रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो आया है, देखो जरा ACOM पे थोड़ा फोकस करते हैं, तो आपको ये फायदा, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, हमने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसको आप इधर ले आओ, तो बच्चों ये आपको क्या दिखता है, ये क्या है, आपने पढ़ा है अभी, ये कुछ दिख रहा है आपको, ये M1A1 M2A2 क्या बताना चाह रहा है आपको, थोड़ा कमेंट करके बताइए आप। ये आपको ये पोर्शन राइट साइड आपको क्या बताना चाह रहा है, ये क्या है, लिखो लिखो भाई लिखो, लिख लो।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये फोर्स बता रहा है रुपेश, बहुत बढ़िया रुपेश। ये फोर्स बता रहा है, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ बता रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपको न्यूटन सेकेंड लॉ बता रहा है। इसका मतलब मैं तुम्हें एन पार्टिकल्स दे रहा हूं, तो उन एन पार्टिकल्स पे डिफरेंट फोर्स लग रहा है। M1 A1 F1 लग रहा है, M2 A2 F2 लग रहा है ना, M3 यही तो लग रहा है। तो इसका मतलब आपने एन पार्टिकल के लिए n बार न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया, एन पार्टिकल के लिए n बार न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया। मतलब मैं आपसे अगर ये बोलूं कि इसको अगर आप किसी कार्टेशियन फ्रेम में देखते हैं और यहां बहुत सारे पार्टिकल हैं, ध्यान से देखो, तो आपको फीलिंग आएगी सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहां पे बहुत सारे पार्टिकल हैं। मान लो आपके पास ये M1 रहा, ये अपने पास M2 रहा, ये अपने पास कुछ Mn रहा, है ना। तो ऐसे n पार्टिकल्स हैं। अगर आप इन पे फोर्सेस लगा रहे हो, इस पे कुछ ऐसे लगा रहे हो F1, इस पे कुछ इधर लगा रहे हो F2, इस पे इधर लगा रहे हो Fn, ठीक है। ये अपने पास है M1 M2, ये Mn, ये इस पे आप F1 लगा रहे हो, इस पे F2 लगा रहे हो, इस पे Fn लगा रहे हो। उल्टा कर दिया, इसको Mn कर लो। तो इसको F2 कर लो। ठीक है, आप इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, n पार्टिकल्स पे बार बार n बार न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हो। तो मेरा आपसे ये कहना है, और पोजीशन वेक्टर सबको पता है, ठीक है। अब इसके वजह से इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा। एक मिनट, यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? V1 R1, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसमें एक्सेलरेशन A1 होगा, A2 होगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो जितना भी रिजल्टेंट है, इन सबका जो नेट सम है, इसको आप टोटल मास ऑफ द सिस्टम बोल सकते हो, M, कैपिटल M बोल सकते हो, और ये ACOM बोल सकते हो ना। दैट इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा, F1 प्लस F2 डॉट डॉट Fn, इसके बराबर होगा, ऐसे बोल सकते हो, है ना। इसका ये मतलब है कि आप इन सभी रिजल्टेंट फोर्स का ध्यान दीजिएगा। आपने जो है, आपने क्या किया था, आपने 10th क्लास में R इक्विवेलेंट पढ़ा था। आपने 10th क्लास में R इक्विवेलेंट पढ़ा था, जिसमें R1 R2 R3 सीरीज में होते थे। तो उन तीनों रजिस्टर को हटाकर आप एक सिंगल रजिस्टर लाते थे, 1/R1 1/R2 सीरीज पैरेलल पढ़ा था। इक्विवेलेंट की बात होती थी कि आप इन तीनों रजिस्टर को हटाकर आप एक सिंगल रजिस्टर लगा दो बैटरी के साथ, वो वही करंट ड्रॉ करेगा जो सबने किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इन सभी जो F1 F2 Fn, इन सब ने मिलकर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन सबका एक अपना रिजल्टेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स ये है। तो वो रिजल्टेंट फोर्स का इंपैक्ट कहां पर जाएगा, आप एक पार्टिकल से उसको देख सकते हो कि भाई इन सभी का जो रिजल्टेंट है, उसको आप ये मान सकते हो कि यहां पर इन सबके जगह पे एक सेंटर ऑफ मास होगा, एक सेंटर ऑफ मास होगा। और इस पे हम कितना फोर्स लगाएं, इसका एक्सेलरेशन ACOM होगा, और ये उसी डायरेक्शन में होगा जो इन सभी रिजल्ट F1 F2 F3 का रिजल्टेंट आएगा। मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा FR, है ना, वो वही उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, ACOM होगा। और ये टोटल मास M है। तो शायद समझ में आ गया सभी बच्चों को कि क्या इसका बेसिक मीनिंग है। तो बेसिक मीनिंग यही है कि आप इसको लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स F नेट, F रिजल्टेंट को ही F नेट कहते हैं। तो F रिजल्टेंट अपने पास है M इंटू ACOM। तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ एक पे लगा दो, केवल n पार्टिकल की चीजों के जगह पे आप किसी एक पर लगा दो। न्यूटन्स लॉ जो है किसी आप एक पार्टिकल पे लगा दो, और वो कहां पे लगा दो, सेंटर ऑफ मास पे। सभी F1 F2 के रिजल्टेंट को आप सेंटर ऑफ मास पे लगा दो,
तो आपको वही इंपैक्ट मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स का जो इन सभी नेट फोर्सेस का इंपैक्ट रहा होगा एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर है? तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर है। चलिए, तो ये आपने सीखा। दूसरी, आप मोमेंटम से भी सीख सकते हो। अभी आपने ये भी तो पढ़ा। दूसरा इंटरप्रिटेशन देखो क्या है कि अगर यही फोर्सेस हैं, ये वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, ये पार्टिकल्स अपने वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, ठीक है, v1 v2 vn, बहुत सारे पार्टिकल अपने डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। ये v1, ये v2, ये v3, ठीक है। तो ये m1 है, मान लो ये v1 है वेक्टर, ये अपना m2 है, ये v2 वेक्टर है, ये mn है, ये vn वेक्टर है। तो इनका अपना मोमेंटम होगा, इनका अपना जो है मोमेंटम होगा। तो उन सभी का जो मोमेंटम का रिजल्टेंट आएगा, उन सभी का, आपने यही तो लिखा VCOM। अभी आपने क्या लिखा था? वो लिखा था m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट डॉट mn vn अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn, यही तो लिखा था। अगर आप इसको इधर ले आते हो तो ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम बनेगा m1 m2 डॉट डॉट mn इंटू VCOM। ये बोल सकते हो दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट डॉट mn vn। मतलब ये P1 है, जो मोमेंटम होगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, जो मोमेंटम होगा उनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो किसका होगा? वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम के बराबर होगा, सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम के बराबर होगा। तो दिस इज द PR ना, रिजल्टेंट मोमेंटम, दिस इज द रिजल्टेंट मोमेंटम। और ये किसके बराबर होगा? इसको आप टोटल सिस्टम का मास m मान सकते हो और ये VCOM। तो आपको ये दिखता है कि इंडिविजुअल मोमेंटम्स का जो रिजल्टेंट होगा वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम के बराबर होगा। और यहां पे सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा वो आप इजीली यहां से बता सकते हो कि कोई एक, इन सभी को हटाकर आप एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाओगे और इस इक्विवेलेंट सिस्टम में जो नेट मोमेंटम होगा उसका रिजल्टेंट वही होगा जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा। तो इसका कहीं पे अपना VCOM होगा और ये कैपिटल M होगा, इधर ही अपना PR होगा रिजल्टेंट। बोलो भाई। भाई मैं किसी का मैसेज इग्नोर नहीं करता हूं भाई, मैं यहां पढ़ा रहता हूं। जिसका मुझे मैसेज हो सकता है किसी का नहीं दिखता हो तो मैं नहीं देख पाता हूं, ठीक है, समझे भाई? मैं किसी का मैसेज इग्नोर नहीं करता हूं भाई, मैं यहां पढ़ा रहा होता हूं, इधर भी देखना होता है, इसीलिए तो कुछ बहुत सारे सिली मिस्टेक्स भी हो जाते हैं। दो तरफ देखना होता है, टीवी कमेंट की तरफ और इधर भी, तो उसमें स्क्रॉल होता रहता है ना भाई। आपका कमेंट, आयुष भाई आपका कमेंट यहाँ पे स्टैग्नेंट नहीं रहता, टीवी पे स्क्रॉल होता रहता है। तो आपका मैसेज हो सकता है इग्नोर हो गया हो, आप बता दीजिए आपका कोई जेन्युइन कोई डाउट है, कुछ है तो आपको मैं ले लूंगा, ठीक है। तो ये अपना शायद सभी बच्चों को अब थोड़ा सा फीलिंग आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है, क्यों हमने इमेजिनरी कॉन्सेप्ट यूज किया। क्लियर है बच्चों? तो n पार्टिकल सिस्टम्स में हम n पार्टिकल सिस्टम के मोमेंटम, इंडिविजुअल मोमेंटम्स का जो भी वेक्टर सम होगा, रिजल्टेंट होगा, वो वही होगा। हम ये जो इमेजिनरी अपना जो सेंटर ऑफ मास माने हैं उसी से आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब बच्चों ये बताओ कि एक अच्छी बात आपको ये समझ में आती है कि इससे आप बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? देखो, अगर मैं आपको एक सिस्टम लेके समझाऊं तो आप ज्यादा समझ पाएंगे, या आप इससे बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि इफ
एफ आर जो है या एफ नेट जीरो हो तो क्या क्या कंक्लूड करने जा रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपका किसी सिस्टम में नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो ये तो सभी बच्चे समझते हैं कि इसका जो है एफ आर अभी अभी आपने लिखा एम इंटू ए सी ओ एम एक तरीके से जीरो होगा, नल वेक्टर होगा, इसका मतलब अपना ए सी ओ एम जीरो होगा। आगे के कॉन्सेप्ट में ये सारा थ्योरी यूज होगा, ध्यान से सोचिएगा। एसीओएम अपना जीरो होगा अंडर दिस कंडीशन, तो इसको ऐसे लिख सकते हो डी वीसीएम बाई डी टी, ये भी जीरो होगा, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब वीसीएम कांस्टेंट रहेगा, मतलब वीसीएम इनिशियल इक्वल टू वीसीएम फाइनल रहेगा। बोल सकते हैं कि नहीं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन, अब ये सभी बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास का जीरो होना, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का जीरो होना, ये कतई ये नहीं बताता कि सभी पार्टिकल्स भी जीरो होंगे। बहुत बच्चे अपने दिमाग में ये कर लेंगे, भाई पार्टिकल के अपने अपने एक्सेलरेशन है, उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। वी नेवर से दैट कि पार्टिकल के एक्सेलरेशन भी पूरे जीरो होंगे। हो सकता है कि a1 a2 a3 ये सारे वेक्टर कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो और उनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो ये एसीएम जीरो होगा। इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि वीसीएम इनिशियल इक्वल टू वीसीएम फाइनल होगा। अच्छा, ये हमें पता चला। अब अगर इसी में कंडीशन हम ये ले लें, इसी को अगर दोनों साइड टोटल सिस्टम के मास से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूटन सेकेंड लॉ प्रूव होता है सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से भी। आप इसको क्या बोलोगे, ये P इनिशियल ऑफ द सिस्टम होगा, नेट मोमेंटम इक्वल टू नेट फाइनल मोमेंटम। याद है सभी को न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम जीरो, तो दोनों के मोमेंटम सेम हो गए। मतलब मोमेंटम आपको याद होगा, इसी को क्या कहते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन, जो इस चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। इसी को आप क्या कहोगे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किसका, सिस्टम का। और ये कहां से कहानी शुरू हुई है, कब होगा, जब एफ आर जीरो होगा तभी सब कुछ हो रहा है। तो आप जब एफ आर जीरो होगा तो आप ये बातें बता सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वीसीएम इनिशियल इक्वल टू वीसीएम फाइनल रहेगा, और मोमेंटम अपना दोनों साइड, अगर मैंने सिस्टम एम जो है टोटल मास ऑफ द सिस्टम है भाई, एम जो है टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम है एम, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, तो हमें क्या मिलेगा, सिस्टम अब बोला जा रहा है तो सभी बच्चों के दिमाग में सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। ये अभी मैंने आपको बताया, जब भी आपको एन पार्टिकल सिस्टम होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, तो मतलब आप किसकी बात करोगे, सेंटर ऑफ मास की, तो आप नेट सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से अपने पास वीसीएम इनिशियल इक्वल टू वीसीएम फाइनल या पीआई सिस्टम इक्वल टू पी फाइनल सिस्टम होगा। अब इसी में बच्चों एक और भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है कि मैं अगर आपको बोलूं कि इस वाले में, यहां से मैं एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं, एक केस बना सकता हूं कि इफ वीसीओएम इनिशियल जीरो हो, ठीक है, मतलब इसमें ये कंडीशन तो यहीं से चली आ रही है कि आपका एफ रिजल्टेंट जीरो हो तो ए भी जीरो होगा, ठीक है। तो आपने बोला कि वीसीएम इनिशियल इक्वल टू वीसीएम फाइनल है, यही बोला ना आपने, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। लेकिन इसमें मैं बोलूं कि इफ इनिशियली सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा था, अगर मैं बोलूं कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा था, तो अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा था मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर पड़ा था और एक्सेलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी इनिशियल भी जीरो होगी और फाइनल भी जीरो होगी, है ना। वीसीएम इनिशियल अगर जीरो है मतलब क्या हुआ
कि VCM फाइनल भी जीरो होगा, क्योंकि उसको कंजर्व रहना है, कांस्टेंट रहना है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां पे मैंने एक स्पेशल केस लिया है, कि ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा फोर्स जीरो है, ठीक है, हमारा फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। सिस्टम का मैं बार बार अब सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूं, मतलब ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूं। उसमें जितने पार्टिकल्स हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कि उनका एक्सेलरेशन जीरो है कि क्या है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास VCM इनिशियल इक्वल टू VCM फाइनल है। इसमें मैंने केस ले लिया कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि पहले से सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन ना हो, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर पड़ा है, तो फाइनली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो होगी। इससे हम और क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि d/dt ऑफ RCOM, देखो ध्यान से, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तभी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो dRCOM/dt जीरो है। इससे आप ये बता सकते हो कि RCOM इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू RCOM फाइनल। इंडिविजुअल पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहे होंगे, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर था तो फाइनली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। इससे और हमने इंटरप्रेट किया कि इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं वो अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे होंगे, ठीक है, वो अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे होंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां पे पहले था वहीं पे बाद में भी रहेगा, अगर ये कंडीशन है तो। इससे और भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि डेल्टा RCOM, ये पूरे चैप्टर का यही थ्योरी है, सारे चैप्टर में हम यही यूज करने जा रहे होंगे, डेल्टा RCOM इक्वल टू जीरो अंडर दिस कंडीशन। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी स्पेशल केस। इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, यही हम सारे कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो आपने तीन चीजें पढ़ी, दो चीजें पढ़ी कि अगर यहां से कहानी शुरू हुई, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का नेट फोर्स अगर जीरो है, इंडिविजुअल्स पे फोर्स लग रहे होंगे, रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा। वहां से हमने कंक्लूड किया कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि यहां पे FR जीरो है, ये आप पहले से भी जानते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, F एक्सटर्नल इक्वल टू dp/dt। वो चीज आपने सेंटर ऑफ मास से भी आज यहां प्रूव किया। नहीं भाई, क्लोज पाथ होगा, क्लोज पाथ से क्या लेना देना है, जब बात करते हो यहां वर्क डन की बात थोड़ी हो रही है, क्लोज पाथ से क्या बात कर रहे हो, क्लोज पाथ की क्यों बात कर रहे हो भाई। यहां वेक्टर है तो वेक्टर तो कैसे भी आपने जो है ऐड होकर जीरो हो सकते हैं, एक y में हो, एक i कैप j कैप हो, एक माइनस i कैप प्लस j कैप हो, दूसरा कुछ और हो, सबका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पे FR जीरो, ACOM जीरो, ये मैंने एक केस लिया है इसमें, ये वाला स्पेशल केस। तो ये स्पेशल केस होगा तो यहां से आपने क्या बोला कि RCOM जीरो। पहले सभी को क्लियर हुआ, इसके एप्लीकेशन पे चल रहे हैं फिर। अरे मोमेंटम जीरो होगा तो क्या होगा, वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर मोमेंटम अपना जीरो होगा इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज तो हो रहा है। ये देखो मोमेंटम जीरो है, ये है तो आपके सामने, RCOM VCOM जीरो है मतलब मोमेंटम जीरो है, फोर्स जीरो है, ACOM जीरो है, मोमेंटम जीरो है, मतलब वो वहीं पे पड़ा हुआ है, पार्टिकल जहां पर है वहीं पे पड़ा है, स्टैग्नेंट है। सेंटर ऑफ मास पार्टिकल नहीं, n पार्टिकल्स तो मूव कर रहे होंगे, n पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए रॉकेट, हाँ रॉकेट सिस्टम में भी हम इसे यूज करते हैं, वो अलग चीज है। मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम में वो अलग चीज की बात आप कर रहे हैं, वहां भी कंजर्वेशन होता है बिल्कुल। अब देखिए जो आपने पढ़ा इसको मैं एक छोटा सा फंडामेंटल एग्जांपल से आपको बता दूं तो और क्लियर हो जाए।
मान लीजिए आपके पास दो मासेस हैं और ये दोनों मासेस अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और किसके थ्रू हो रहे हैं? म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स से, दोनों अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स से। इतना तो आता होगा बच्चों आपको, 9th क्लास का फॉर्मूला m1 m2 है, यहां ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ नहीं है, दो पार्टिकल्स हैं m1 m2, दे आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इनमें म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा है, ठीक है, तो F इज म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल। जो इक्वल और अपोजिट होता है सबको पता है, दो प्लैनेट्स आपस में एक साथ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो कि F(1) ड्यू टू 2 और F(2) ड्यू टू 1, ऐसे बोल सकते हो। F(1) बिल्कुल Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो F(1) ड्यू टू 2 वेक्टर वो हमेशा F ड्यू टू 1 के इक्वल और अपोजिट होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सभी को पता है, आगे आप पढ़ेंगे भी ग्रेविटेशन में। वो क्या होगा? Gm1 m2, अब उस समय का जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो उस समय r सेपरेशन है तो ये होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बोलूं कि इसको मैं एक सिस्टम बाउंड्री में लेता हूं, इसको अगर मैं एक सिस्टम बाउंड्री में लेता हूं, ठीक है, तो इसके सिस्टम बाउंड्री में अगर मैं इसको लेता हूं, ये सिस्टम बाउंड्री है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस सिस्टम बाउंड्री में इसका अपना एक्सेलरेशन कुछ होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा वो? F12 बाई m1, F12 बाई m1 होगा, और इसका अपना एक्सेलरेशन होगा कुछ a2, वो होगा F21 बाई m2। तो दोनों इंडिविजुअली एक्सेलरेट कर रहे हैं, दोनों की अपनी वेलोसिटी है, सब कुछ है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? क्या सेंटर ऑफ मास के, इनका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा कहीं पर, ठीक है, ये COM अगर होगा तो इसका कोई एक्सेलरेशन होगा भाई, बताइए आप लोग। एक्शन रिएक्शन पेयर टाइप के अगर कोई फोर्स लग रहे हैं और पूरे को सिस्टम ले रहे हो, तो पूरे सिस्टम में F नेट 0 है भाई, F नेट 0 है, मानते हैं कि नहीं? F नेट अपना 0 है, तो जब अपना F नेट 0 है तो ACOM 0 होगा, ACOM 0 होगा। आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? ACOM को क्या लिख सकते हैं? M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। और अभी आपने पढ़ा कि ये M1 A1 M2 A2 क्या है? M1 A1 को अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? F12 वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2 F21 वेक्टर अपॉन में M2 अपॉन में M1 प्लस M2। तो आपको क्या मिलेगा? F12 प्लस F21 अपॉन में M1 प्लस M2। और आपको पता है ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो ये नेट आपका क्या आएगा? 0। तो आपको क्या मिलेगा? ये नेट 0 मिलेगा। बोलो भाई। तो कभी भी आपने ऐसा देखा कि इंडिविजुअली ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, इंडिविजुअली इनकी वेलोसिटी भी होगी, बट एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 होगा, और आप ये बोल सकते हैं कि VCOM कांस्टेंट होगा, VCOM यहां पर कांस्टेंट होगा, या मोमेंटम PCOM भी कांस्टेंट होगा। PCOM क्या? P सिस्टम बोल सकते हैं, दैट इज सिस्टम, सेंटर ऑफ मास जो है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब सिस्टम, तो वो भी कांस्टेंट होगा। मानते हैं कि नहीं? तो ये चीज आपको मैंने एक एग्जांपल से समझाया कि कभी भी किसी सिस्टम में एक्शन रिएक्शन पेयर हो, है ना, नेट रिजल्टेंट हो एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा हो, और पूरे ओवरऑल सिस्टम में नेट फोर्स 0 हो,
तो इंडिविजुअली इनके एक्सेलरेशन हो सकते हैं, इंडिविजुअली इनकी वेलोसिटी आपकी चेंज हो सकती है। भाई एक्सेलरेशन है तो इनकी v1 v2 भी तो चेंज होगा, बट vcom कांस्टेंट है, pcom कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स अपना जीरो है। शायद सभी बच्चों को ये फीलिंग आ चुकी होगी कि सेंटर ऑफ मास का मतलब ओवरऑल पूरे सिस्टम की कहानी है, तो हम रिजल्टेंट की बात करते हैं और ये कहानी है। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए, ये क्लियर है सभी बच्चों को? अब इसी में क्या होता, अगर VCOM जीरो होता इनिशियल, तो मतलब ये दोनों चल रहे होते, बट सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पर रहता। अब इसी पे एक एग्जांपल लेते, मैन प्लैंक सिस्टम। मैन प्लैंक सिस्टम, मान लो एक कोई बंदा है, वो किसी प्लैंक पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई प्लैंक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई प्लैंक है, और हो क्या रहा है देखो, ये स्मूथ है, जो ग्राउंड पे ये प्लैंक रखा हुआ है ये स्मूथ है, ये अपना स्मूथ है, ग्राउंड इज स्मूथ, ओके। और ये प्लैंक है, इसका मास कैपिटल एम है, और इसके इस एंड पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। इनका मास है एम, भाई साहब का मास है एम और इनका मास है एम, ये स्मूथ है। अब ये इस पे चलना शुरू करेंगे, दौड़ेंगे नहीं अभी ये, ठीक है, ठीक है। ये जो है दौड़ेंगे नहीं, ये दौड़ेंगे नहीं, ये क्या होगा अपने पास, ये वॉक करेंगे, ये वॉक करेंगे। तो जब ये वॉक करेंगे, इसका लेंथ एल ले लीजिए, इसका लेंथ एल लीजिए, इसका लेंथ एल ले लीजिए। अब ये इस पे स्टार्ट वॉकिंग, यहां से क्या करता है मैन, मैं लिख दे रहा हूं, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द प्लैंक, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द प्लैंक, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, वॉकिंग है मतलब स्लोली मूव कर रहा है, वॉकिंग का मतलब स्लोली मूव कर रहा है। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन मैन reaches the other end of the plank, अदर एंड ऑफ द प्लैंक, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैन जब अगर अदर एंड ऑफ द प्लैंक पे आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब आप सुनो ध्यान से, इसमें कोई रेफरेंस एक्सिस नहीं दी गई है। अब आप मुझे ये बताओ कि पूरे को अगर सिस्टम लेते हो, मैन प्लस प्लैंक को अगर एक सिस्टम लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। अगर आप मैन प्लस प्लैंक को, यहां मैं बना रहा हूं, मैन प्लस प्लैंक को अगर आप एक सिस्टम लेंगे, तो आप देखो क्या होगा। जब ये चलना शुरू करेगा, तो कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, कमेंट करके बताइए, और कैसा लगेगा,
कौन सा फोर्स लगेगा कमेंट करके बताइए, और कैसा लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा और कैसा लगेगा, जल्दी बताइए। जब ये स्टार्ट वॉकिंग करेगा तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? मैन वॉक करना चाह रहा है, आप कैसे चलते हैं ग्राउंड पे, कैसे अरे बहुत टैलेंटेड हो मेरे भाई, एकेडी बता रहे हैं नॉर्मल। अरे नॉर्मल और एमजी तो लगेगा ही, इसको आगे कौन चलाएगा? फ्रिक्शन फोर्स भाई, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और भाई कह रहा है बैकवर्ड लगेगा, मतलब वो पूरी फ्रिक्शन उसकी गोल है। मैन पे फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड नहीं लगेगा मेरे भाई। इतना पढ़ाने के बाद आप ये नहीं समझ पाए कि मैन पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा और प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। इसीलिए तकलीफ होती है बहुत ज्यादा कि आपको क्यों इतना पढ़ाया जा रहा है। जल्दी जल्दी पढ़ा के आपका कोर्स खत्म करना ही आप जैसे लोगों के लिए ठीक था। इतना पढ़ाने के बाद अगर आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं गेस कर पा रहे हैं मेरे भाई, तो बड़ी अजीब बात है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो कैसे डायरेक्शन गेस करोगे। आप प्लैंक पे खड़े हो और आप आगे बढ़ रहे हो, आप इस तरफ आगे बढ़ो। मान लो आप किसी ग्राउंड पे हो और आप इधर आगे बढ़ना चाह रहे हो और वो बहुत स्लिपरी है, वो बहुत स्लिपरी है। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आप पीछे की तरफ स्किड करोगे। ठीक है, तो जब आप पीछे की तरफ स्किड करोगे, भाई इस प्लैंक पे ये आगे बढ़ना चाहेगा और मान लो ये स्मूथ है तो ये पीछे की तरफ स्किड करेगा ना भाई, तो इसके रिलेटिव मोशन को रोका गया है। तो मतलब इसके फ्रिक्शन फोर्स, प्लैंक ने इस पे आगे फ्रिक्शन फोर्स लगाया है भाई। इतना आप नहीं समझ पाए, क्या फायदा हुआ इतना फ्रिक्शन पढ़ाने का? ठीक है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा और प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, और वो स्टैटिक लगेगा क्योंकि ये अभी जस्ट चल रहा है, दौड़ते हुए नहीं जा रहा है, स्लिप करते हुए नहीं जा रहा है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा। ठीक है, तो प्लैंक पे ऐसा लगेगा। लेकिन अच्छा ग्राउंड स्मूथ है तो यहां कोई फ्रिक्शन, तभी मैंने यहां स्मूथ लिखा हुआ है, यहां और कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। तो एक्स डायरेक्शन की बात करो, एक्स डायरेक्शन की, तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप इसको एक सिस्टम बाउंड्री में लेते हो, अगर आप इसको एक सिस्टम बाउंड्री में लेते हो, किसको? मैन प्लस प्लैंक सिस्टम को। तो मैन प्लस प्लैंक सिस्टम को अगर आप इसको लेते हो सिस्टम बाउंड्री, ठीक है, क्या है ये सिस्टम बाउंड्री में? मैन प्लस प्लैंक दोनों है तभी सिस्टम बन रहे। इसका सेंटर ऑफ मास अपने पास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास अपने पास होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, ध्यान से सुनिए, अब कहानी जो आपने पढ़ा है सब यूज होने वाली है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, इसी को आप एक्स डायरेक्शन मान रहे हो, तो इन एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, वाई डायरेक्शन की नहीं। तो इन एक्स डायरेक्शन एफ नेट 0 है, ए सीओएम 0 है और वी सीओएम भी 0 है। वी सीओएम भी 0 है, क्यों? क्योंकि वो ना ही प्लैंक स्पीड में मूव कर रहा है, ना ही वो बंदा जो है दौड़ रहा है। दोनों का M1 V1 M2 V2, ना V1 है ना V2 है, तो वी सीओएम भी अपना 0 है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो इन सभी से कि अपना जो आर सीओएम है इनिशियल इक्वल टू आर सीओएम फाइनल होगा। ये कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है उसी को यूज किया जाएगा। तो आर सीओएम इनिशियल, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा, आर सीओएम फाइनल, है ना। मतलब अगर आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास लिखें कैसे, किसको आप रेफरेंस एक्सिस लेके लिखोगे? आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, इस क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, आपको मानना पड़ेगा। आप ऐसा मानिएगा जिससे आप सुविधाजनक स्थिति में लिख पाए। जैसे मैंने यहां पर इसको एक्स और वाई, इसको रेफरेंस मान लिया, ये 0,0 है, ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट होगा, और ये अपने पास फाइनल स्टेट होगा।
भाई साहब को लाके चिपका देता हूं। वैसे ही भाई साहब बनेंगे नहीं, तो ये यहां आ गए। तो जब ये यहां से यहां आए स्लोली वॉक करते हुए, ठीक है, तो ये इधर डिस्प्लेस हुए कुछ और ये यहां पर आ गए, ध्यान दीजिएगा। तो प्लैंक कितना मूव किया हमें नहीं पता, तो कुछ अननोन मान लेंगे। ये प्लैंक का मूव, ये यही तो है भाई, मैंने ये सेकेंड स्टेज नीचे बना दिया है आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए प्लैंक मूव करता है एक्स, प्लैंक मूव करता है एक्स, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास इसके पास था। अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा भाई, L/2 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, L/2 कॉमा 0 ही ले लेते हैं, y कुछ भी नहीं ले रहे हैं, y नहीं ले रहे हैं, y से हमें मतलब नहीं है। अब यहां पर अगर आप आते हो तो यहां पर अपने पास ये L/2 है सेंटर ऑफ मास, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां से इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x प्लस L/2 कॉमा 0। बोलो, तो अगर आप इंडिविजुअल बॉडीज के सेंटर ऑफ मास, इंडिविजुअल बॉडीज के कोऑर्डिनेट्स जानते हो, तो इनिशियल स्टेट में पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो और फाइनल आरसीओएम इनिशियल लिख सकते हो, और यहां आरसीओएम फाइनल। यहां पे आरसीओएम का मतलब एक सीओएम है, यहां पे आरसीओएम का मतलब है एक सीओएम, हमें एक्स डायरेक्शन से मतलब है, तो एक्स सीओएम इनिशियल इक्वल टू एक्स सीओएम फाइनल, ये कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक्स सीओएम इनिशियल क्या होगा, एक्स सीओएम इनिशियल आएगा m1 मतलब m इंटू L/2 प्लस स्मॉल m, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। तो एक्स सीओएम इनिशियल ये था। तो अब एक्सयूएम इनिशियल क्या लिखोगे आप, एक्सयूएम इनिशियल क्या लिखोगे, ये समझ में आया सभी को कि मैंने क्यों लिख दिया। प्लैंक स्लिप क्यों नहीं करेगा, प्लैंक क्यों स्लिप नहीं करेगा, आपको बताया भाई, प्लैंक पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इतनी मैकेनिक्स पढ़ चुके हो ना। देखो इधर प्लैंक पे इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो ये इसको इधर स्लिप कराएगा, इधर और कोई तो फोर्स है नहीं जो इसको रोकेगा, है ना। इंडिविजुअली प्लैंक्स पे भी फोर्स लग रहा है अनइक्वल, और मैन अपना फोर्स तो लगा ही रहा है, तो इन दोनों पे इंडिविजुअली फोर्स लग रहा है, तो ये वॉक करते हुए आगे बढ़ रहा है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है इसके वजह से पीछे स्लिप कर रहा है, समझ गए होगे। हाँ, इसमें ये स्लोली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हम इनके एक्सेलरेशन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी को इग्नोर कर रहे हैं, इसका वेलोसिटी 0 है, इसका भी वेलोसिटी 0 लेके चल रहे हैं, वॉक कर रहा है, यही रन करने लगेगा तो कुछ और होगा। तो एक्सयूएम इनिशियल अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, इस कोऑर्डिनेट को देखते हुए प्लैंक के लिए क्या हो जाएगा, ये फाइनल है, ये फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट में m1 इंटू L/2, m इंटू L/2 प्लस स्मॉल m इंटू, इसका सेंटर ऑफ मास इसके पास है, कितनी दूरी पर है, ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट L,0, ठीक है, यहां पर ये आ चुका है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0, y हम नहीं ले रहे हैं, y से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, तो कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया, बहुत बढ़िया। तो ml एक्सयूएम इनिशियल, नाउ एक्सयूएम फाइनल क्या होगा, एक्सयूएम फाइनल हो जाएगा अपने पास, ये देखो यहां से इसको देखो, तो m इंटू एक्स प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये x प्लस, भाई मैंने आप लोगों को ये भी बताया था
कि प्लैंक का सेंटर ऑफ मास हमेशा इसके मिड पॉइंट पे होगा हमेशा, लेकिन जिस रेफरेंस एक्सिस से आप इसको लिख रहे होंगे उसका कोऑर्डिनेट बदल सकता है। ऐसा मैंने कई क्वेश्चंस भी कराए। तो अपने पास हो जाएगा m इंटू एल बाई टू प्लस एक्स, ठीक है। अपॉन में मैंने टोटल मास नहीं लिखा है, लिख लो m प्लस एम, यहां पे ये भी होगा m प्लस एम। और हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये देखो हमने जो ये एनालाइज किया ये दोनों बराबर होने चाहिए ड्यू टू दिस रीजन। तो एक्सयूएम इनिशियल इक्वल टू एक्सयूएम फाइनल कर दो, तो m और m कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको ओपन कर दिया, तो ml अपॉन m प्लस एम इज इक्वल टू x। तो कितना डिस्प्लेस किया होगा प्लैंक, इतना डिस्प्लेस किया होगा। प्लैंक ने डिस्प्लेस किया होगा ml अपॉन m प्लस एम। ये क्लियर है सभी बच्चों को? प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ml अपॉन m प्लस एम। तो ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत आपको थीम मिला कि ये आएगा, ठीक है। ml अपॉन m प्लस एम, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। अच्छा, अब मुझे अगर ये बताओ कि इस क्वेश्चन में मैं बोलता कि ग्राउंड रफ होता, ठीक है, ग्राउंड अगर मान लो रफ होता, अगर ग्राउंड आपका रफ होता, और भाई कल क्लास ऑफ क्यों है? कल मैच देखेंगे ना भाई, इसीलिए ऑफ है। कल इंडिया पाकिस्तान मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है भाई, तो हम तो देखेंगे ही, ठीक है। चलिए आप भी देखिएगा। तो मैं क्लास लेता भी तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप क्लास लेते भी तो हम देखते, कोई दिक्कत नहीं था। ml अपॉन में m प्लस एम, ml अपॉन में m प्लस एम। मेरा आपसे ये कहना है कि अगर ये रफ होता, कौन, ठीक है, अगर ये रफ होता, ग्राउंड आपका रफ होता, ग्राउंड अगर आपका रफ होता, तो मुझे बताओ कि क्या ये थ्योरी हम अप्लाई कर सकते थे? जल्दी बताओ। अगर ग्राउंड रफ होता तो क्या ये ओवरऑल जो ये थ्योरी है अप्लाई हो पाती कि नहीं? जल्दी बताओ। क्या अगर ग्राउंड रफ होता तो क्या हम ये थ्योरी अप्लाई कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते थे भाई? कुछ बच्चे अभी भी बोल रहे हैं कि यस सर। आप देखो जरा, ये है, अगर आप इसको एक सिस्टम लेते हो, ठीक है, तो ये दोनों तो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों नेट फोर्स जीरो हो गए, ठीक है। लेकिन अगर ग्राउंड होता तो ग्राउंड की वजह से इस पे फ्रिक्शन फोर्स प्लैंक पे ऐसा लगता एफ ग्राउंड। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहां पे एफ नेट जीरो है? एफ नेट जीरो नहीं है, क्योंकि ग्राउंड का जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इन दोनों के लिए एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा, इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है। तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा तो एसीओएम भी नॉन जीरो होता, एसीओएम भी अपना नॉन जीरो होता, और एसीओएम नॉन जीरो होता तो वीसीओएम भी नॉन जीरो होता। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जब वीसीओएम नॉन जीरो है तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा है, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है? हाउ दिस इज पॉसिबल? तो अगर हमारा वीसीओएम नॉन जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेंटर ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, ठीक है। तो आप ये कैसे, आपने तो लिखा कि ये दोनों बराबर हैं, पहले जैसे, मतलब इनका जो, इसका जो सेंटर ऑफ मास जैसे पहले पड़ा था, मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर रहा होगा, मतलब हैबियर के पास होगा ऑब्वियसली, तो मान लेते हैं हमारे पास कहीं सेंटर ऑफ मास कभी यहां पड़ा होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी सेंटर ऑफ मास अपना कहां पर है? यहीं पर है। अपना सेंटर ऑफ मास अभी भी कहां पर है? यहीं पर है। सेंटर ऑफ मास इज नॉट डिस्प्ले का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ मास यहीं पर है। शायद सभी बच्चे समझ गए कि
ऐसा तभी आप कर सकते हैं जब इन प्लैंक प्लस मैन सिस्टम का को मानते हुए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मिले। अगर ग्राउंड रफ होगा तो ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के लिए एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। तो आप ये थ्योरी नहीं लगा सकते कि इस सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं बोल सकते। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब उसका जो पहला पोजीशन था वही बाद में हो, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड। इस पे बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आप लोगों को डीपीपी जो पहली डीपीपी गई है उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर लिखे हैं। मॉड्यूल के कौन कौन से क्वेश्चन नंबर अब आप कर सकते हैं वो डीपीपी में लिखा हुआ आ रहा है, अब आगे आता रहेगा। तो आप लोग को डीपीपी के साथ मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं डीपीपी के साथ। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बाकी कोई एससी वर्मा से आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, काफी लंबी छुट्टी हो जाएगी। तो आप एससी वर्मा से भी अभी बहुत कुछ नहीं दे सकता। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है लेकिन मैंने बहुत कुछ अभी कुछ नहीं पढ़ाया है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ पढ़ना भी है। ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन ज्यादा कराता हूं, वेरिएशन ज्यादा कराता हूं, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है। आप एससी वर्मा से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 11 तक कर सकते हो। एससीवी का होमवर्क है। डीपीपी और मॉड्यूल तो आपको मिल चुका है, डीपीपी में मॉड्यूल होगा। तो होमवर्क के नाम पे आपके पास यही है, डीपीपी 1, इसमें मॉड्यूल क्वेश्चन है वो भी करना है। जो मॉड्यूल क्वेश्चन इसमें मेंशन है वो भी करना है आपको। और एससीवी में आपके पास कौन सी बुक है मुझे नहीं पता किस एडिशन की, पेज नंबर 160 159 है, 159 to 160। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 क्वेश्चन यहां से है, और बाकी डीपीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चन है। बाकी डीपीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जरूर अटेम्प्ट कर लेना। अभी तक ये जरूर अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तुम लोग का टेस्ट भी है क्या संडे को? इस संडे को टेस्ट नहीं है, आपको नेक्स्ट संडे का टेस्ट है, उसका सिलेबस बताया जा चुका है, काइनेमेटिक्स टू वर्क पावर एनर्जी। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये छुट्टियों में अच्छे से रिवाइज भी कर लेना। तो अब हम मिलेंगे आपसे मंगलवार को। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे मंगलवार को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।